हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट क्या सबसे महत्वपूर्ण, कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीलिम्स से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स को आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है और कई स्टूडेंट्स को ये डाउट्स रहते हैं कि आर्टिकल्स कैसे याद किए जाएं, कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और उसकी एक बेसिक समरी हमें पता होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो होगा जहां हम कोशिश करेंगे इंडियन पॉलिटी में यूपीएससी और उससे जुड़े हुए जितने एग्जाम्स हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आते हैं उनकी रेलेवेंस को देखते हुए उन्हें एक बार ब्रॉडली डिस्कस करें कि संविधान में कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है, कौन से ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, उन सब पे एक नज़र डालेंगे और कोशिश करेंगे उनको समझने की एक अलग तरीके के साथ, ताकि वो हमें याद रह पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने हैं, ओरिजिनली कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे, अभी वो बढ़ के 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो 395 से लेकर 448 आर्टिकल्स तक आने का जो सफर है संविधान का, वो हमें क्या दिखाता है? वो दिखाता है हमें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो असल में फ्लेक्सिबल है, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप सब कुछ बदल दो। वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ट्रांसफॉर्मेटिव है, लेकिन उसमें एक बैलेंस है। वो बैलेंस बनाता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, तो फ्लेक्सिबल प्लस एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर जो इसको डिफाइन करता है। अब जैसे ही मैं बोलूं फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है। इसका उदाहरण है कि 395 से 448 तक हम गए, लेकिन उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसको कंसोलिडेट करता है। उसका उदाहरण आप कैसे दे सकते हैं? उसके लिए आप जजमेंट्स बता सकते हैं, चाहे एनजेसी को हटाने की बात हो, चाहे आप बात करें जो पूरी हिस्ट्री आई है जूरिस्प्रूडेंस की, शंकरी प्रसाद केस, चंबकरन राजन से लेकर आप मिनर्वा मिल्स केस तक को अगर डिस्कस करेंगे तो वहां क्या दिखता है हमें? वहां एक लड़ाई दिखती है किस चीज की? बेसिक स्ट्रक्चर की। कैसे आप फंडामेंटल राइट्स और सोशल जस्टिस का बैलेंस बनाते हैं। तो वो ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल जरूर है, पर इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं कि आप बिल्कुल नया बना दें। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है वो, तो उसमें 22 पार्ट है, 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली थे, अब 448 है और 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स की क्या रेलेवेंस है? 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल किस किस चीज से डील करता है, 11th 12th, ये आपको पता है या नहीं पता है? ये पता होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो आइए पहले शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन सबसे पहले कंपोनेंट के साथ जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। अभी हम प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। उससे पहले इस पे आते हैं और बात करते हैं यूनियन एंड टेरिटरी के ऊपर। भारत की जो यूनियन है, कोई भी बुक अगर आप देखो तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? एक प्रीफेस आएगा जो आपको बेसिक जो उसके बारे में बताएगा। वो प्रीफेस हमारा क्या है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आर्टिकल के तहत तो मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीएम्बल हमें दिखाता है कि हमारा संविधान किस ओर जा रहा है, उसका क्या रोल है, क्या उसकी रेलेवेंस है। उसके बाद बात आती है जब आपने बता दिया कि हमारे संविधान की रूपरेखा क्या होनी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to form India into, क्या किसमें हम फॉर्म करेंगे? जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की हम बात करते हैं वो प्रीएम्बल हमें डायरेक्शन देता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में। तो क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है? कौन सा केस था जो प्रीएम्बल को इसके बारे में बोलता है? एक इंपॉर्टेंट केस जो था बेरूबारी यूनियन का केस। इसमें क्या बात हुआ था? बेरूबारी केस में बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है। इन्होंने बोला था आर्टिकल 143 को रेफरेंस लेकर कि जो हमारा प्रीएम्बल है, कोर्ट ने ऐसा कहा था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उसके दिमाग को खोलने की चाबी थी, लेकिन वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जा सकता, इसीलिए वो एनफोर्सेबल नहीं है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन फिर आप देखते हैं जब ये मामला केशवानंद भारती केस में जाता है, केशवानंद भारती केस में प्रीएम्बल को बोला गया था कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हालांकि इससे कोई पावर नहीं आती है, बट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रेट करने में संविधान को। यानी कोर्ट जब संविधान को पढ़ती है, समझती है, उसके आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करती है, उसमें प्रीएम्बल का एक बहुत बड़ा रोल है। सो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शुरुआती क्षेत्र का पार्ट है। और 1995 में एक और केस आया था, LIC वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है हमारा एसेंशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन हम उसको इस तरह नहीं देखते कि वो एनफोर्सेबल है। जैसे हम अगर आप कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन करें तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, प्रीएम्बल के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यह बात होगी प्रीएम्बल की। अभी अगर आपसे पूछा जाए तो एज सेड इन
केशवानंद भारती केस, एड सेड इन LIC केस की प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट इज द इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट। वो प्रीफेस की तरह काम करता है। इस प्रीफेस के बाद आप घुसते हैं सबसे पहले इंडिया को समझने के लिए भारतीय संविधान में। अब इंडिया को समझने के लिए पहले आपको इंडिया को डिफाइन करना होगा। जो पार्ट 1 जो है वहां 1 से लेकर 4 जो आर्टिकल है वो बात करता है भारत के यूनियन की और उसकी टेरिटरीज की। आर्टिकल 1 स्टेट्स व्हाट इट स्टेट्स, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक विवाद, पॉलिटिकल विवाद उभरा था जहां बात ये हो रही थी क्या भारत एक फेडरेशन है या नहीं, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो भारत का जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है यानी अलग अलग राज्य साथ है और देश बना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलग अलग देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया और मिलकर एक देश बने। तो इसीलिए अमेरिका इज अ यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल, यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब ऐसे राज्य जो कभी तोड़े नहीं जा सकते, उन सब का एक मिला हुआ संगठन, एक देश बनाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी वहां जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। ना ही आप स्टेट को तोड़ सकते हो, ना ही आप यूनियन को तोड़ सकते हो। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहां राज्य जो मिलकर बने हैं, देश बनाया है, उसमें देश सर्वोपरि है। स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, स्टेट को तोड़ा जा सकता है, यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। आप यूनियन को नहीं तोड़ सकते। स्टेट को कैसे तोड़ोगे? एक राज्य बदल सकते हो, बाउंड्री बदल सकते हो, राज्य का नाम बदल सकते हो, राज्य को खत्म भी कर सकते हो। तो ये भारत और अमेरिका का डिफरेंस है। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म कैसा है? एसिमेट्रिकल है। फेडरलिज्म मतलब होता है दोनों देशों में संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का निर्धारण किया गया, बंटवारा किया गया, लेकिन भारत का राज्य, जो भारत का स्टेट है, वो ज्यादा पावरफुल है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आपने बोला कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो उसमें आपने बोला कि स्टेट का, नए स्टेट क्या इसमें बन सकते हैं, पुराने स्टेट को आप बदल सकते हो। तो आर्टिकल 2 बात करता है कि नए स्टेट कैसे आप इस देश में जोड़ सकते हो, और आर्टिकल 3 बात करेगा किस तरह एरियाज, बाउंड्रीज और नाम स्टेट्स का बदला जा सकता है। तो जब आप बात करो, जो पहला पार्ट है आर्टिकल का 1 to 4, इसमें 1 यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, 2 नए स्टेट अगर बनेंगे या बनाए जाएंगे तो उसको कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में, और जो स्टेट की बाउंड्री वगैरह चेंज करनी है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 3 ऑफ पार्ट 1 विच इज 1 to 4। अब आर्टिकल 4 जो है वो किसके बारे में बात करेगा, मुझे बताइए। 3 तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 4 में बात की गई, आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर बनाया जाता है वो पहले और चौथे शेड्यूल को अमेंड करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए नजरों में लिया जाता है। यानी अगर आपको बदलाव करने हैं फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में, तो उसके लिए आप इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए रेलेवेंट हमारे लिए है कि आप उसको उस लाइन पे देखते हो। पर जनरली जब आप बात करें तो 4 आर्टिकल्स में पहला, दूसरा, तीसरा आप समझ गए, चौथा रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 to 11। दूसरा जो पार्ट है वो डील करता है किसके साथ? शेड्यूल्स के, सिटीजनशिप के एस्पेक्ट के साथ। याद रखिए 22 पार्ट है। दूसरा पार्ट 5 से लेकर 11 तक बात करेगा किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में। फिर 12 से 35 सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 पार्ट है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 स्पेसिफिकली किसकी बात करेगा? फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का पीरियड जाता है। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें एक गोल्डन ट्राइंगल फॉर्म होता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। ये गोल्डन ट्राइंगल क्यों कहलाता है? क्योंकि इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू लाइफ, ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके हिसाब से हम बाकी चीजों को समझते हैं भारतीय संविधान में। तो गोल्डन ट्राइंगल है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। तो फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स इंडिया में गए हैं? 6 या 7। राइट टू प्रॉपर्टी अब कैसी राइट है? तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, अभी उसको हटा दिया गया और वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो आपसे लिए नहीं जा सकते, वो बिल्कुल सर्वोपरि माने जाते हैं। अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो वहां थोड़ा सा उसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं वो क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में गारंटी क्या होगी कि फंडामेंटल राइट्स वैसे रहेंगे जैसे वो है? उसके लिए आपको आर्टिकल 32 याद करना चाहिए, जहां बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। यानी जो भी विवाद आपके रहे, जो भी अगर आपका कोई संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाकर आप क्या कर सकते हैं? मैंडिबस, हेबियस कॉर्पस, सर्ट्यूरारी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, आप इनका इस्तेमाल करके अपने राइट्स को पुश कर सकते हैं। ये किस में सुविधा दी गई है? ये दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32। और इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 4A यानी 51A के अंतर्गत। ये वो हिस्सा है जो इंडिया में ऐड किया गया था बाद में, किसके तहत? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत में ये ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके सजेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशन के ऊपर। अब
कुछ चीज़ें याद करिए कि जब ऐड हुई थी तब भारत में इमरजेंसी हुआ करती थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद भी जो सरकारें आई उन्होंने इनको नहीं बदला, दिख रहा था कि चलो ये देश के लिए बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए जब आप बात करते हैं सिटीजनशिप की, फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4A, ये आपको याद होना ज़रूरी है कौन किसका पार्ट है। हमने ये जो थोड़ा बहुत समझा, अब ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। जैसे हमने रिट्स की बात की, अंडर आर्टिकल 32 हमारे पास रिट है, क्या क्या रिट्स है? हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस में कोई आपको अरेस्ट करता है इलीगली तो उसको कोर्ट के सामने जाके बताना पड़ता है भाई किस हिसाब से क्यों अरेस्ट किया, और आपको फिजिकली कोर्ट अपने पास बुलाती है। इसके बाद बताइए मुझे, मैंडेमस है, सर्ट्यूरेरी है, क्यो वारंटो है, प्रोहिबिशन है। तो इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या है इन सब का रोल, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? अब ये हमें पता है कि जब चीज़ें हैं, अब इसका रोल क्या है। मैंडेमस में क्या कहा जाता है? मैंडेमस में सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है किसी भी कोर्ट को, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कि जो आप कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन में आप रोकते हैं, को वारंटो में आप पूछते हैं। तो इस तरह की जो आपके रेट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो पहली चीज़ आती है, क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू रेट्स इशूड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। अब देखिए, मैंडेमस और हेबियस कॉर्पस दो ऐसे रेट्स हैं जो केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ लगाए जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ये स्टेटमेंट गलत है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। अब ये चीज समझने के लिए कि को वारंटो को लेकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है या नहीं, आपको को वारंटो को पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं तब आपके पास क्लैरिटी है या नहीं, ये समझना बहुत रेलेवेंट है। को वारंटो तो नाम से ही पता लगता है कि आप किस अधिकार के साथ उस सीट पे बैठे हैं। तो ये चीज कोई भी व्यक्ति जाके वहां कर सकता है। तो अगर आपको को वारंटो नाम भी क्लियर है, मैंडेमस मतलब कमांड, को वारंटो मतलब क्या अधिकार, हेबियस कॉर्पस मतलब यहां लाओ, इस तरह की चीजें भी आप याद कर ले तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो आपको सीधा पता लगता है कि दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि मैंडेमस किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ लाया जा सकता है। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। देन वी अगेन लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल इज प्रेजेंटेड टू। अब ये हमने क्वेश्चन देखा। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में। सीधा सीधा पूछा गया किस आर्टिकल के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी है, 15, 19, 21 या 29। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 21। अब अगला देखिए आप, लेजिस्लेशन which confers to the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of Constitution of India। कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाए कि एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर बिल्कुल अनलिमिटेड पावर दी जाए, डिस्क्रिशनरी पावर, जब भी लॉ कोई अप्लाई हो, तो वो किस चीज़ का हनन है? 24 का, जो आर्टिकल 14, 28, 32 या 44। अब ये चीज़ समझने के लिए अगेन आपको ज़रूरी है कि आप जो हमारे प्रमुख आर्टिकल हैं, जो गोल्डन ट्रायंगल की बात मैंने करी, उसको समझिए। अब अगर आप ऐसा करते हैं, अनकंट्रोल पावर आता है, तो किस किस चीज़ का ये हनन कर सकता है, मुझे बताइए। इस केस में जो आर्टिकल्स हैं, मान लो आर्टिकल 28 किस चीज़ की बात करेगा, माफ कीजिए, आर्टिकल 28 किस चीज़ की बात करेगा? ये बात करेगा रिलीजियस फ्रीडम्स के बारे में। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ के बारे में। आर्टिकल 48 तो रिलेटेड ही नहीं है आपके किसी फंडामेंटल राइट के बाद, तो एक ही बचा आर्टिकल 14। तो याद रखिए जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है वो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो जब भी आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जब आप इस पार्ट 3 के बारे में पढ़ते हैं, तो एक एक चीज़ को याद करिए, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। 14, 19 एंड 21 पे स्पेसिफिक काम आपको करना है। जो इसके जुड़ी हुई जजमेंट्स हैं वो भी इसको पढ़ना है। हम हो सकता है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दें बाद में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे हर जजमेंट जिससे रिलेटेड है उसके बारे में। तो जब आप आर्टिकल 14, 15 या फिर 19 या 21 पढ़ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड केसेस को भी याद रखिए। जैसे प्रेम्बल के केस मैंने आपको बताया, तो आपको पता लग रहा है आर्टिकल 14 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वायलेट करती है? राइट टू इक्वालिटी को, राइट टू फ्रीडम को, या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर को? तो कहां मेंशन है भारत के संविधान में कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए? डीपीएसपी में मेंशन है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है या नहीं है, मुझे बताइए। बिल्कुल मेंशन है। तो जहां जो चीज अक्षरशः लिखा हुआ है, हमें उसको रिवाइज करना ही करना है। मतलब आर्टिकल्स को पढ़ लेना जरूरी है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कहाँ की बात हो रही है। फिर उसका एप्लीकेशन और उसके बारे में जो जजमेंट्स हैं वो जानना भी जरूरी है। आइए अब बाकी आर्टिकल्स की बात करते हैं, पार्ट 5 की बात करते हैं। देखिए पार्ट 5 से पहले हमने
पार्ट 4 तक बात की। पार्ट 4A में क्या है 51A। अब पार्ट 5 के अंदर क्या आएगा तो प्रेसिडेंट, और पार्ट 6 में आएगा गवर्नर। अब यहाँ आर्टिकल को याद करने का सिंपल तरीका है, जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल है 52, 53, 54, उसमें से एक एक आर्टिकल जोड़ोगे और 1 लगाता चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा गवर्नर। 152, 153, 154 इज रिलेटेड टू गवर्नर। और जब भी हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को पढ़ते हैं किताबों के चैप्टर्स में भी, तो हम इनको सामने सामने रख के पढ़ते हैं ताकि हमें पता लगे कि पावर्स में क्या डिफरेंस है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास ये अधिकार होते हैं कि वो इस तरह से क्षमादान दे सके। तो जो उनके फंक्शंस और पावर्स हैं प्रेसिडेंट के तो पास खास तौर पे है, वो किस टर्म के होते हैं, क्या उसकी रेलेवेंस होती है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर गवर्नर की जो पावर्स हैं, गवर्नर की जो फंक्शंस, वो पोस्ट है वो किस आर्टिकल से आती है। तो प्रेसिडेंसी आई 152 से, तो गवर्नर का कहां से आएगा 153 से। पावर फंक्शंस आते हैं प्रेसिडेंट के 153 से, तो गवर्नर कहां से आएंगे 154 से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है 154 से, तो गवर्नर कहां से आएंगे +1 करना है, आगे 1 लगाना है 155 से। तो ये सारी चीजें आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में एक बेसिक आउटलुक देती है कि कौन से आर्टिकल इनसे डील करते हैं। पार्ट 5 में प्रेसिडेंट है, पार्ट 6 में गवर्नर है। हमने पार्ट को बदलने के लिए 1 ऐड किया और प्लस हर आर्टिकल में एक ऐड करके +1 कर दिया आगे, यानी एक 100 संख्या जोड़ दी गई, तो आपको जो मिलेगा आर्टिकल वो गवर्नर से डील करेगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के केस में स्पेसिफिकली जैसे हमने 54 तक जाना, 50, 61, 72, 123, 143 बहुत रेलेवेंट है। 61 बात करेगा इम्पीचमेंट का, कैसे इम्पीच होते हैं प्रेसिडेंट। 72 एमनेस्टी की, 123 ऑल अबाउट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो आप ऑर्डिनेंस को ला सकते हो एक प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ। सरकार चाहे तो राष्ट्रपति के पास जाकर एक कानून ला सकती है जो ऑर्डिनेंस कहलाता है। ऑर्डिनेंस लागू होने के लिए मैक्सिमम जो समय मिलता है वो होता है 6 वीक के अंतर्गत आपको उसको सुप्रीम कोर्ट से पास कराना होता है, अदरवाइज वो दिक्कत देने लगता है आपको। ऑर्डिनेंस की पावर कही जाती है कि ऐसी पावर है, कभी कभी उसका इस्तेमाल सरकार लोगों के, जो पार्लियामेंट के चुने हुए लोग हैं, पार्लियामेंट जो चुने हुए नेता हमारे गए हैं, उनके पावर को कम करने के लिए करती है। जब पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा होता वो नया लॉ ले आते हैं, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को पास करना होता है। 6 वीक्स का टाइम होता है, मैक्सिमम देखिए 2 पार्लियामेंट्स के बीच में 6 महीने का समय होता है। तो कहा जाता है कि 6 महीने तक वो लॉ लागू रह सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस आता है 123 के अंतर्गत। किसके तहत एमनेस्टी मिलती है 72। इंपीचमेंट किसमें कवर्ड है आर्टिकल 61, और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस 143 के अंतर्गत है। फिर बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट डिसाइड होती है आर्टिकल 63 से, और वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑपरेट करते हैं किस आर्टिकल के तहत 64 के अंतर्गत। तो कौन सा पार्ट है 5, 6 हम समझ गए, कौन से आर्टिकल से डील करते हैं हम समझ गए। अब एक चीज जो डिफरेंस हमें समझना है कि जब हम पार्ट्स की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर में खेल ऐसा है कि आपको -11 करना है या फिर +11 कर दो आप। 74 इज कैबिनेट, प्लस -11 करो, आपका कितना आ जाएगा 63, 163, -11 164, -11 165। ये आपके बन गए चीफ मिनिस्टर के जो आर्टिकल है वो, चीफ मिनिस्टर जो जुड़े हुए जो आर्टिकल है वो। प्राइम मिनिस्टर का जो फॉर्मेशन होता है, कैबिनेट का गठन, और जो अटॉर्नी जनरल है वो आर्टिकल 76 है। तो आपके एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों का आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। 79 इज पार्लियामेंट, 80 इज राज्यसभा, 81 इज लोकसभा। उसमें आप 11 माइनस करो तो लेजिस्लेचर, असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फाइनेंस बिल, ये सारे आते हैं। यहाँ पे आपको केवल -11 कर देना है। बाकी अदरवाइज अगर आप जाओ आर्टिकल 100, 108, 110, 112 और 116 बात करते हैं कास्टिंग वोट, ज्वाइंट सेशन, मनी सेशन, बजट और वोट ऑन अकाउंट के बारे में। अब देखिए बजट और मनी बिल, मनी बिल और बजट। मनी बिल किसको कहते हैं, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत मनी बिल आता है। मनी बिल में लोकसभा या राज्यसभा किसके पास अधिक पावर है, कौन लाता है मनी बिल। मनी बिल असल में आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, जो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और केवल लोकसभा को एक तरह से अधिकार होता है कि इसमें बदलाव करने का। जो राज्यसभा है वो क्या तो उसको पास करती है या केवल वो एक कुछ सजेशन दे सकती है, उसको लिए राज्यसभा का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये मनी की बात होती है, क्योंकि वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हमारे डायरेक्टली जाते हैं लोकसभा में, तो वो डिसाइड करते हैं। फिर ज्वाइंट सेशन हो सकता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। बजट 112 में आता है, वोट ऑन अकाउंट 116 के हिसाब से होता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, रटने बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं डिटेल में। आपको इनके ऊपर लॉज, और जब बजट आता है तो बजट को रिवाइज भी इस तरह से करना है, लेकिन समझना जरूरी है इन आर्टिकल्स को। फिर बात आती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेंटर स्टेट रिलेशंस की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधा सीधा खेल है। 124 इज फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 214 इज फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई की जो स्टेट्स में है। फिर
राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 131, राइट्स फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट 216, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी 148 के अंतर्गत आती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। जब हम बात करें आर्टिकल 124 का, तो फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, किस तरह बदलाव आते हैं, ये आपको याद रखने आर्टिकल वाइज इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 1 to 4 क्या डिफाइन करेगा भारतीय संविधान का, कैसे कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीजीआई के कंसल्टेशन में कितने जजेस होंगे, 7 या अधिक जजेस होंगे, इस बारे में बात अब प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके वो आगे बढ़ाते हैं। 124A भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करता है। आर्टिकल अंडर 124A के अंतर्गत प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो आर्टिकल 131 राइट्स क्या है सुप्रीम कोर्ट के, उसकी बात करते हैं। और हमें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है CAG, वो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 148 के अंदर, जो बात करता है कि कैसे जो हमारे CAG हैं वो उनकी फ्रीडम कैसे इंश्योर की जाती है, क्या उसका रोल है, किस तरह जो CAG हैं, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो अपॉइंट होंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और क्या उनकी पावर्स होगी, क्या रिमूवल का मैनर होगा। कहा जाता है एक जज को जिस तरह रिमूव करते हैं उसी हिसाब से भी इनको रिमूव किया जा सकता है। ये हो गए सुप्रीम कोर्ट, CAG, हाई कोर्ट की बात। अब बात आती है सेंटर स्टेट रिलेशंस की। इसमें 249 बात करता है स्टेट लिस्ट पे पावर्स के बारे में, 250 बात करता है इमरजेंसी के बारे में, 262 बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटर रिवर डिस्प्यूट होता है उसके बारे में, 263 इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। GST के मामले में ये मुद्दा बार बार आया था कि इंटर स्टेट काउंसिल कितना ऑपरेशनल है, किस तरह काम करता है। जो रिवर वाटर डिस्प्यूट लगातार बढ़ते हैं उसके बारे में 262 है। 280 फाइनेंस कमीशन, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, और आर्टिकल 315 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूनियन और स्टेट के बारे में। ये बातें हो गई सेंटर स्टेट कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। आगे बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। स्टेट लैंग्वेजेस 343, इमरजेंसी 352, 356, 360 और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत आता है, जिसमें चीजें कवर होती। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन में एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होते हैं और एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बार बार रूलिंग्स आती है। उन रूलिंग्स में क्या डिफरेंसेस रहे गवर्नमेंट के बीच में, क्या गवर्नमेंट में नया बिल लाए, उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। प्लस आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल और उसको बढ़ावा देने के बारे में बातें की गई हैं। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352, 356 और 360, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। ये क्या दिखाते हैं, ये आर्टिकल ये दिखाते हैं कि भारत का जो फेडरलिज्म है वो एक सेंटर को ज़्यादा पावर प्रदान करता है। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है जहाँ सेंटर के पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू स्टेट्स, और वो जो राइट्स हैं जो दी गई है प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने की, फाइनेंशियल इमरजेंसी, केवल सेंटर के पास है। रेजिडुअरी पावर्स जो हैं, जो रेजिडुअरी लॉ बनाए जा सकते हैं अलग जो बच रहे हैं लिस्ट के बाहर, उन पे कौन काम कर सकते हैं, उन पे पार्लियामेंट ही काम कर सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट के पास अधिकाधिक पावर दी गई है। और संविधान कैसे अमेंड होगा ये मेंशन किया गया आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरीके से होता है, एक तो सिंपल मेजोरिटी के साथ होता है, एक आपको दोनों हाउस में पास कराना पड़ता है विद स्पेशल मेजोरिटी। देन जो फेडरल फीचर्स वाले लॉज होते हैं उनको आपको स्टेट से रेटिफाई भी करवाना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी के अलावा। तो वो जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। तो 324, 343, 368 और इमरजेंसी प्रोविजन स्पेसिफिकली किस लिए लागू होते हैं, हमारे जो फेडरलिज्म को जो चीज़ें थोड़ा सा अलग बनाती हैं, सेंटर स्पेसिफिक बनाती है। ये इसलिए भी बनाया गया कि भारत जब नया नया आज़ाद हुआ था तो भारत में ज़रूरत थी कि यूनिटी रहे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी हो जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दें या अपने अलग देश बनाना शुरू कर दें, मांगने की शुरुआत कर दें, या किसी लेवल पर पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो जाए, उसे कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था। ये चीज़ें हैं जिसलिए इमरजेंसी को प्रोविजंस को लाया गया था। और इसके अलावा भी कई ऐसे लॉज हैं जैसे आर्टिकल 32 इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल वाई, बिकॉज इसी के थ्रू ये गारंटी होती है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होंगी। ये ना हो तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होने की कोई गारंटी नहीं है। आर्टिकल 40 बात करता है पंचायती राज सिस्टम की, जो हमें दिखाता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जहां हुआ है उसका एग्जाम्पल। यहां ग्रासरूट डेमोक्रेसी की बात होती है। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, और आर्टिकल 17 बात करता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की। तो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी क्या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है या राइट टू इक्वालिटी है? किस तरह का राइट है, किस तरह के राइट के अंदर इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है? केवल इतना ही नहीं, अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो भारत में कितने शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल्स का क्या रोल है, ज़रा बताइए मुझे। एक बार ज़रा उसके बारे में नज़र दौड़ा लेते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है, मेरे साथ साथ आप याद करिए, फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है? पार्ट 1 के अंदर था ये, जिसके अंदर आर्टिकल 1, आर्टिकल 4 आते हैं, जो बात करता है किस चीज़ की? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की, स्टेट एंड
यूनियन टेरिटरी की। जो सेकंड शेड्यूल होगा ये बात करेगा किसकी, कितने प्रिविलेजेस हैं, किस तरह के जो प्रिविलेजेस हैं वो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को। तो यहाँ बात हो रही है प्रोविजन जो भी अलाउंसेस हैं या प्रिविलेजेस हैं उनके बारे में। किसको भाई, प्रेसिडेंट को, ठीक है, गवर्नर को, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो डिप्टी स्पीकर हैं, जो हमारे अलग अलग और जजेस होते हैं उनके बारे में, या जो हमारे सीएजी हैं उनके बारे में। तो जजेस, सीएजी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आती है वो इसके अंदर कवर होते हैं, यानी आर्टिकल 75, 65, 59, 97, 125, 148 ये सब कवर होता है शेड्यूल 2 के अंतर्गत। एक बार फिर से यहाँ मैं शेड्यूल का 1 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 2 प्रिविलेजेस और एम्यूलमेंट्स के बारे में कि कितना क्या अधिकार, कितने किसको जो सेवाएं दी जाती हैं। थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करेगा, थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ्स के बारे में, कितनी ओथ्स ली गई, कौन कैसे ओथ लेता है, क्या एफर्मेशन है, चाहे मिनिस्टर्स की बात हो, चाहे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जजेस हो, सीएजी हो, स्टेट लेजिस्लेचर भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो याद रखिए स्टेट लेजिस्लेचर भी थर्ड शेड्यूल में आते हैं। फोर्थ शेड्यूल बात करता है जो राज्यसभा की सीट्स हैं उसके बारे में, और ये आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। फिफ्थ शेड्यूल बात किसकी करेगा, आर्टिकल 244 की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात करेगा जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया की उसके बारे में, उसके एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ और सिक्स ऐसे शेड्यूल हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। फिफ्थ किसके बारे में बात करता है, फिफ्थ बात करता है आर्टिकल 244, बात किसकी करेगा, जो प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के किसके बारे में, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल स्पेसिफिकली 244, 275 यहाँ पर ऐड हो जाता है, 244 प्लस 275, इसके अंतर्गत बात की जाती है जो प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द रीजन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ATM मैं इसको कहता हूँ, ATMM, ये आपके इन एरियाज के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में डील करता है सिक्स्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ इज अबाउट शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 244। फिफ्थ, सिक्स्थ इज ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें इनके ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात होती है। फिर आता है सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल बात किसके बारे में करता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट इसमें दी गई है, वो है आर्टिकल 246 के अंतर्गत। 246 इज योर सेवंथ शेड्यूल। अब बात करती है एथ शेड्यूल की। एथ शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बात करेगा, लैंग्वेजेस के बारे में, जो आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 की बात करता है, जहां पर आपकी 22 इंडियन लैंग्वेजेस को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का। अब सवाल आपसे ये है क्या इसमें इंग्लिश है या नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे बताइए कि जो लैंग्वेजेस 22 हैं उनमें इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया गया है या नहीं किया गया है। देन वी गो टू 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल काफ़ी प्रचलित था, आर्टिकल 31B के अंतर्गत आया गया था कि जमींदारी सिस्टम में के टाइम पे जो लैंड रिफॉर्म करने थे वो ऐसे रिफॉर्म्स थे जो अगर आप लाते हो तो कहा जाता था कि इसको फंडामेंटल राइट्स के मामले में लाकर इसको कोर्ट में अटकाया जा सकता था। तो कहा यह जाता था जो भी लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लॉज लाए गए हैं ये इस शेड्यूल में रखे गए, और कहा जाता था इनिशियली जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाला जाएगा उसके ऊपर जुडिशरी का कोई पावर नहीं होगी, लेकिन ये खत्म हो चुका है। अब ये 9th शेड्यूल भी इसके अंतर्गत आता है। और फिर आया था 10th शेड्यूल, जिसपे सबने बहुत समर्थन किया था पार्टीज ने, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी 102 आर्टिकल और 91 आर्टिकल, जिसके तहत कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई भी अगर पिक होकर आता है पार्लियामेंट में, वो अगर अपनी पार्टी बदल लेते हैं तो फिर वो उनको कहा जाता है कि आप डिफेक्शन नहीं कर सकते, जिस पार्टी में है आप उसके खिलाफ जाएंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ताकि जो आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स थी, लगातार इलेक्शन जीतने के बाद पैसे लेके जो सीटें बदल लेते थे, अपनी पार्टियां बदल लेते थे, उसको रोकने के लिए 9th शेड्यूल एंड किया गया था। फिर आता है 10th शेड्यूल, जो 10th शेड्यूल तो हमारे इसी चीज़ के लिए था जो लोग बदलते थे उसके लिए, और 11वां और 12वां शेड्यूल जो बहुत रेलिवेंट है किस चीज़ के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, आर्टिकल 243G और 243W की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 243G यानी 11th शेड्यूल बात करता है उन मैटर्स के बारे में जहां पंचायत को पावर सौंपी गई थी। 12th शेड्यूल उनकी बात करता है जिनमें कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ को पावर सौंपी गई थी उसके बारे में। तो ये आपके 12 शेड्यूल है। मैं रिमेंबर फिर आपको कराना चाहता हूँ कि आपके 12 शेड्यूल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तो आप म्यूनिसिपैलिटी की बात कर लो, यहाँ पंचायत की बात आप कर रहे हो। 10th शेड्यूल किसके बारे में है, डिफेक्शन के बारे में है, एंटी डिफेक्शन, ठीक। 9th शेड्यूल किसके बारे में है, ज़मींदारी मान लेते हैं, ठीक है। 8th शेड्यूल किसके बारे में था, लैंग्वेजेस के बारे में था। 7th शेड्यूल किसके बारे में था, 7th मुझे बताइए किसके बारे में 7th शेड्यूल था,
मैंने डिटेल में आपको बताया 7 शेड्यूल के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, यानी लिस्ट की बात करते हैं, फेडरलिज्म से रिलेटेड था ये 246। फिफ्थ जो हमारा 6 शेड्यूल है वो बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है ATM के बारे में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में, इनके जो शेड्यूल एरियाज है उसके बारे में, 244 एंड 275। फिफ्थ शेड्यूल बात करेगा ट्राइबल एरियाज के बारे में, शेड्यूल एरियाज के बारे में, आर्टिकल 244। फोर्थ शेड्यूल जो है वो बात करेगा किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में, सीट एलोकेशन के बारे में। थर्ड शेड्यूल बात करेगा किसके बारे में, थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है बताइए मुझे आप, ओथ के बारे में, एफर्मेशन के बारे में। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ और एफर्मेशन के बारे में, और सेकंड बात करेगा किस चीज़ के बारे में, जो उनको विशेष अधिकार या अलाउंसेस दिए गए हैं, प्रिविलेजेस दिए गए हैं उसके बारे में। एंड देन यू हैव शेड्यूल 1 जो बात करता है स्टेट और टेरिटरीज के बारे में। तो ये हमें पता है 1 और 4, ये हमें पता है 59, 97, 65, 164, 186 जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में। थर्ड शेड्यूल बात करेगा आर्टिकल 75, 84 इस तरह के जो भी जिनको ओथ दिया जा रहा है उसके बारे में। आर्टिकल 4 जो शेड्यूल 4 है वो आर्टिकल 4 आर्टिकल 80 के बारे में बात करता है। जब हम फिफ्थ की बात करें 244, सिक्स की बात करें 244, 275, सेवन्थ जो है हमारा है 246 के बारे में है, और एट्थ जो है हमारा 344 लैंग्वेजेस वाला जो है, एंड 351। 9 जो है हमारा वो है 31B। 10th जो है हमारा वो है 102 और 91, और 11th जो है 243G। जो म्यूनिसिपैलिटी वाला है वो है 243W। तो ये हमारे हैं शेड्यूल, जो हमारे आर्टिकल वो हमने डिस्कस किए, शेड्यूल हमने डिस्कस किए, आर्टिकल जो आपको याद करने हैं वो हमने डिस्कस किए, लीगल जो जजमेंट्स उसके बारे में हम कोशिश करेंगे एक वीडियो सेपरेटली बना दें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन रिमेंबरिंग आर्टिकल्स और इनटू रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑन दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग ओनली IAS।